बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, आपने कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स अटेम्प्ट किया और आप में से ढेर सारे बच्चों ने अपने रिजल्ट सेंड किए। इस पे आपका शुक्रिया। इससे एज टीचर मुझे भी एक इंसाइट हासिल हुई, एक आइडिया हासिल हुआ, और वो ये कि आप लोग किन किन मसाइल का शिकार होते हैं। हम एज टीचर्स तो डिलीवर कर देते हैं, एज स्टूडेंट भी समझ रहे होते हैं कि बच्चों के ये मसाइल आ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें समटाइम्स अंडरस्टैंडिंग से बाहर होती हैं कि एक लेक्चर डिलीवर हुआ और वो बच्चे ने हजम कर लिया, उसके बाद जब वो उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उससे अटेम्प्ट क्यों नहीं हुआ। तो ये चीज़ें होंगी जो हम मुझे आपसे रिक्वायर्ड भी रहेंगी, और आप लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया। जिन बच्चों से प्रॉब्लम जिनको फील हो रहा था उन बच्चों ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया मेरे इनबॉक्स में, तो इंशाल्लाह मैं उन बच्चों के साथ हूँ। थोड़ा सा बिजी रूटीन्स की वजह से आजकल उन बच्चों को उस तरह से नहीं लेके चल पा रहा जितना मुझे उन्हें टाइम देना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग फील करेंगे कि जैसे जैसे आगे थोड़ा चीज़ें रिलैक्स होती हैं, हम ऑन कैंपस की तरफ जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैक्सिमम वक्त गुजरा करेगा। खैर लीजिए जी, हम कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स डिस्कस करने लगे बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यहाँ जो मिस्टेक आ रही थी वो डेल्टा की थी। बेटे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में पढ़ा था, हमारे पास जब नथिंग आया तो नो का वर्ड आ गया हमारे पास। नथिंग में थिंग को ड्रॉप करें तो नो का वर्ड आ गया। तो बेटे यहाँ पे हमने और ट्रूथ लगाना है, या आगे देखें आपके सामने लिखा हुआ है बट ट्रूथ लगाना है। तो डेल्टा में मिस्टेक बेटे और की है, हमने यहाँ बट लगाना था। हमने यहाँ बट क्यों लगाना है, आप लोग अभी लेक्चर नोट्स अपने लेके देखें, अलग से एक नोट बना लें। नो फैमिली टेक्स बट एज ए कॉम्बिनेशन। मतलब मैं कहूँ नो बॉडी, आगे उसके साथ कॉम्बिनेशन में बट लगाएंगे। मैं कहूँ नथिंग, आगे आप बट लगाएंगे। मैं कहूँ नो वन, तो कॉम्बिनेशन के तौर पे आगे बट लगाएंगे। तो नो फैमिली टेक्स बट। अब आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में जो मिस्टेक थी वो आप देखते हैं, ये चार्ली में थी, अनलेस लगा हुआ। अब आप लोग अपने लेक्चर नोट्स निकालिए, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन निकालिए, उसमें देखें अनलेस कहाँ लिखा हुआ है। तो अनलेस जो है बेटे वो लिखा हुआ है कंडीशनल्स में। 2 वर्ड्स हैं जिनको आपको समझना जरूरी था, मैंने वहां उनको स्टार भी लगाया हुआ है। अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर उठा के देखें सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस वाला, तो उसमें मैंने अनटिल और अनलेस को ओवर एम्फेसाइज किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने उसको रेड लाइटेड किया था कि आपने अनटिल और अनलेस समझना है। बच्चों अनटिल आपके पास टाइम कंजंक्शंस है, इसका मतलब है इसके बाद वाली क्लॉज आपको टाइम एक्सप्रेशन देती है। और अनलेस बच्चों आपके पास कंडीशनल कंजंक्शन है, इससे आगे एक क्लॉज जाती है या पीछे एक क्लॉज होती है और वो आपको कंडीशन बताता है। और अनलेस मैंने बताया हुआ है, अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट के। अब आप वेट की जगह पर इफ नॉट लगा के देखें तो फिर देखें आपका सेंटेंस ठीक होता है। वेट के बाद अनलेस की जगह पर इफ नॉट लगा के देखें आपका सेंटेंस ठीक नहीं होता। इट डज मीन के अनलेस यहाँ पर मिसफिट है, हमें टोमेटोज और राइप टाइम एक्सप्रेशन बता रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अनटिल लगाना था, अनलेस नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे आपके पास मिस्टेक आ रही है डिस्पाइट की, बीटा में। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में एक चीज पढ़ी थी जिसको हमने कहा था कंट्रास्ट कंजंक्शंस। वहां पे बच्चों आपके पास लेक्चर नोट्स जरूर होने चाहिए, साथ ओपन करके बैठें। आप वहां पे देखें तो हमने देखा था कि हमारे पास कंट्रास्ट में कंजंक्शंस भी हैं, हमारे पास कंट्रास्ट में प्रेपोजिशंस भी हैं। कंजंक्शन के बाद हमें क्लॉज चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद हमें नाउन और नाउन फ्रेज चाहिए। लो जी, मान लिया कि डिस्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द मोमेंट, अगर हम हाईलाइट करें द डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द मोमेंट को, तो हम देखेंगे कि ये नाउन फ्रेज है, पूरी क्लॉज नहीं है। यहाँ लगनी तो प्रेपोजिशन ही है। देखना यह था कि डिस्पाइट क्या चक्कर होता है इसका जी। तो आपके लेक्चर नोट्स में मैंने लिखवाया था, मैंने हाईलाइट किया था कि इन स्पाइट ऑफ ये प्रेपोजिशन होती है। अगर आपने डिस्पाइट लिखना हो तो आप ऑफ साथ नहीं लिख सकते, ऑफ गलत होता है। डिस्पाइट के साथ ऑफ लिखना गलत होता है, इन स्पाइट के साथ आपने ऑफ लगाना होती है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में चले जाइए।
आप कहते हैं शी रेज्ड हर आइज एंड लुक्ड टुवर्ड्स द हेवंस। पहले तो आपको बीटा में टुवर्ड्स बता दो बेटे, टुवर्ड्स एंड टुवर्ड एक प्रेपोजिशन या एडवर्बियल एक्सप्रेशन होता है। ये दोनों ठीक है, इनमें अमेरिकन और ब्रिटेन का फर्क है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। टुवर्ड भी हो सकता है और टुवर्ड्स भी हो सकता है। अब आप आ जाइए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन जनरल में। मैंने एंड पर एक हाईलाइट करवा के एक नोट बनवाया था सब्जंक्टिव्स का। उन सब्जंक्टिव्स में मैंने एज इफ लिखा था, मैंने एज दो लिखा था, मैंने वुड दैट लिखा था, उसके साथ मैंने विश लिखा था, मैंने इमेजिन लिखा था, मैंने शायद सपोज लिखा था, मैंने इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये सारे स्ट्रक्चर्स लिखे थे। और उसके बाद मैंने आगे आपको इसके 4 ऑप्शंस बताए थे, पॉसिबल ऑप्शंस। उनमें मैंने बाकायदा बोला है, अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर दोबारा से सुने तो मैंने कहा है कि हम वॉज की बजाय वर्ब प्रीफर करेंगे, हम हैड बीन लगाएंगे, हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे जब हमारे पास स्ट्रक्चर एज इफ का हो। तो आपने कहा एज इफ चार्ली, ठीक है। अब इट वॉज लगाया हुआ है, तो बेटे जब एज इफ आया तो आपका सेंटेंस हो गया सब्जंक्टिव। मैंने वीडियो लेक्चर में जोर देके कहा था कि जब हमारा सेंटेंस सब्जंक्टिव हो जाता है तो हम सब्जेक्ट को केयरलेस हो जाते हैं, हम सब्जेक्ट को देखना छोड़ देते हैं, हम उन 4 वर्ब में से कोई एक वर्ब लगाते हैं, भले हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, भले हमारा वर्ब प्लूरल हो। यहाँ ही भी होता तो हम ही वर लगाते, यहाँ इट था तो भी हमने वर लगाना था, तो डेल्टा में वॉज गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए बच्चे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में है हैड ही नॉट मेट कैथरीन। पहली बात तो ये कि अगर हैड से सेंटेंस शुरू हो, आगे अगली क्लॉज से पहले कॉमा की बजाय क्वेश्चन मार्क आ जाता, तो हम इस सेंटेंस को बेटे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने की वजह से इंट्रोगेटिव समझते। मैंने आपको इन्वर्टेड कंडीशनल्स लिखवाए, मैंने उस पर लेक्चर डिलीवर किया, उसमें मैंने इन्वर्टेड कंडीशनल आपको पिक करने का अंदाज बताया था कि अगर आपका सेंटेंस हैड से शुरू हो या वर से शुरू हो और आगे जाकर एक कॉमा के बाद क्लॉज आ रही हो, तो समझ जाइए कि आपके पास इन्वर्टेड कंडीशनल आ गया है। अब अगर आपका कंडीशनल वर से शुरू हुआ तो उसमें आप कंडीशनल 2 के रूल फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपका सेंटेंस हैड से शुरू हुआ तो उसमें आप कंडीशनल 3 के फॉलो कर रहे होंगे रूल। तो बच्चों यहाँ पर हैड से शुरू हुआ सेंटेंस आप समझ गए कि ये आगे कॉमा है और फिर क्लॉज है, तो आप समझ गए कि आपके पास यहाँ पर सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड कंडीशनल हो गया। हैड से शुरू होने की वजह से बच्चों ये कंडीशनल 3 है, तो इसलिए हम जब आगे अगली क्लॉज में जाएंगे, यानी कैथरीन के बाद कॉमा के बाद अगली क्लॉज में जाएंगे, तो हमने वुड नॉट मैरी अगर लगाया तो वुड नॉट को अगर निकालें तो वुड मैरी, तो ये तो हमारे पास कंडीशनल 2 का लॉजिक हुई। जब हम कंडीशनल 3 में जाते हैं तो हम वुड के साथ हैव का एडिशन करके थर्ड फॉर्म पे जाते हैं, ये मैंने आपको वहां मेंशन करवाया था। तो बच्चों हमने यहाँ वुड नॉट हैव मैरिड लगाना था, वुड नॉट के बाद हमने हैव का एडिशन करके मैरिड थर्ड फॉर्म लगाना थी। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन, और आगे है सेमी कॉलन। अब देखिए जरा गौर से देखें, आपके पास ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन क्लॉज 1 है। इट वॉज नथिंग लेस और आगे देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट है, ये आपके पास क्लॉज 2 है। बच्चों आपने क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को लिंक करने के लिए यहाँ कोई फैन बॉयज यूज नहीं किए, यहाँ कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज नहीं किया, तो आपके पास क्या ऑप्शन था कि आप सेमीकोलन से यूज करते। तो लो बच्चों आपने वहां पर इट से पहले सेमीकोलन लगा रखा है, लिहाजा आपका सेंटेंस ठीक है। आपने 2 क्लॉजेस को सेमीकोलन से जोड़ रखा है, जो कि सेमीकोलन हमारा कॉमा प्लस फैन बॉयज के इक्वल होता है। ये भी मैंने आपको वहां पंक्चुएशन विद फैन बॉयज में मेंशन किया था, आप लेक्चर को दोबारा भी सुन सकते हैं। तो बीटा में हमारे पास कोई गलती नहीं है। आगे बच्चों हमारे पास वर्ड आ गया नथिंग। थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि नथिंग के बाद जब कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो बट आएगा, लेकिन हम जैसे ही देखा हमने नथिंग के बाद लेस, तो बच्चों 2 वर्ड्स हैं जो हमें बताएंगे कि ये वाला वर्ड अब सेकंड डिग्री एडजेक्टिव बनने जा रहा है। एक है मोर, इसको नोट करेंगे आप, अभी लेक्चर नोट्स ले अपने अलग से नोट करेंगे। एक है मोर MORE मोर, और एक है लेस LESS लेस। इनके बाद आम तौर पे बच्चों हम
समझते हैं कि जब मोर और लेस लगता है तो ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री यानी सेकंड डिग्री एडजेक्टिव बन जाता है। तो इनका कॉम्बिनेशन मैंने आपको वहां लिखवाए हुए हैं, आप जरा कॉम्बिनेशंस में देख लें। जहां मैंने देन के कॉम्बिनेशंस लिखवाए हैं, मैंने एनी अदर के बाद देन लिखवाया है, मैंने रादर के बाद देन लिखवाया है, मैंने नो सूनर के बाद देन लिखवाया है, मैंने मोर और लेस के बाद देन लिखवाया है, मैंने सेकंड डिग्री के बाद देन लिखवाया है। तो नथिंग को यहाँ ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो न्यूवेस्ट वर्ड है वो लेस है। तो लेस को देखते हुए बच्चों हमने आगे बढ़ना था। तो हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है बच्चों उसमें देन लिखा हुआ है, THEN देन ना। ये जो देन है ये एडवर्ब है, हमें यहाँ लेस के बाद देन चाहिए जो कि कंजंक्शनल है। तो बेटे हमने लेस के बाद देन लगाना था जो कि यहाँ नहीं लगा हुआ, तो इसकी मिस्टेक हमने यहाँ पे की है जी। ले बच्चों ये आपके पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम कहते हैं ऑल्दो वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी बट इट सीम्स। अब देखें हमने क्या गलती की है। मैंने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में बिल्कुल स्टार्ट में एक बात लिखने की कोशिश की थी और वो था यूज ऑफ डबल कंजंक्शन इज रॉन्ग। अब जरा आप सेंटेंस के शुरू में देखें, आपके पास ऑल्दो लगा हुआ है। बेटे ऑल्दो आप अगर अपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में जाके देखें तो ऑल्दो आपके पास कंट्रास्ट का कंजंक्शन है। आगे जब आप कॉमा के बाद जाते हैं अगली क्लॉज में तो वहां बट लगा हुआ है, बट भी आपके पास कंजंक्शन है, वो भी कंट्रास्ट का कंजंक्शन है। तो आपने आज भी मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपके लिए ये बात कहीं मेंशन की है कि जब आप डबल कंजंक्शन एक ही पर्पज के लिए लगा रहे हैं तो वो गलत होगा। लिहाजा बेटे ऑल्दो के बाद हम अगली क्लॉज में ना तो बट लगाएंगे ना ही यट लगाएंगे। अगली क्लॉज का बट यानी बीटा गलत था बच्चों, हमने बट को ड्रॉप करना था। आपके पास क्लू में आगे लिखा हुआ है ड्रॉप बट का मतलब यह है कि ऑल्दो जब आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले लगा चुके हैं तो अगली क्लॉज से पहले बच्चों सिर्फ कॉमा लगाना जरूरी है। अगली क्लॉज से पहले बट के साथ बट लगाने की कतई जरूरत नहीं है। इसको आप खींच के एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो आप कहेंगे यूज ऑफ डबल कंजंक्शन इज रॉन्ग, आपने डबल कंजंक्शन का यूज किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में चले जाते हैं तो वो कहते हैं आई फेल्ट। और हाँ मैं थोड़ा साथ मेंशन कर दूं, अगर आप इसको मजीद देखना चाहते हैं तो आप बेटे मेरा लेक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन जनरल में जाके एंड पे जाके देखें। मैंने एक जगह हेडिंग बनाई थी कंजंक्शन की और उस कंजंक्शन में मैंने बाकायदा ढेर सारे कंजंक्शन मेंशन करके उसके बाद आगे उसको जोड़ा था कि आगे जब कंजंक्शन आ जाए तो अगली क्लॉज से पहले सिर्फ कॉमा लगा करके आगे बढ़ना है। उसको मजीद देखिए तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं तो बेटे आई फेल्ट रादर हर्ट अबाउट इट एट फर्स्ट। और आगे कहते हैं इट सीम्ड समहाउ टू बी अ सॉर्ट ऑफ स्लाइट। आई थिंक आपके पास जो पेपर था उसको मैंने ठीक करवाया था। 8 से पहले मैंने सेमी कॉलन लगवाया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये जो डिस्कशन है इसमें नहीं लगा हुआ, लेकिन मैंने वहां लगवा दिया था। तो आपके पास 8 से पहले अगर सेमी कॉलन ना हो तो बेटे ये भी गलत होगा। और इस सेंटेंस को प्यारे बच्चों आप बोलोगे रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस क्या होता है? जब आपकी दो क्लॉजेज मिले, या तो उसको कोई लिंकर हो, फैन बॉयज का हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का हो, या कोई पंक्चुएशन का मार्क हो। अगर आप दो क्लॉजेज को विद आउट किसी पंक्चुएशन मार्क के छोड़ रहे हैं तो ऐसी क्लॉज बेटे आपके पास रन ऑन क्लॉज होगी और वो रन ऑन की गलती है, गलत होगा। अब देखो बच्चों आप लोगों ने क्या किया हुआ है, आपने एट फर्स्ट के पे आपकी क्लॉज खत्म हो रही है। तो यहाँ पर इस पेपर में जो मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ 8 से पहले सेमी कॉलन होना चाहिए, लेकिन जो आपको पेपर दिया गया था उसमें 8 से पहले सेमी कॉलन था, लिहाजा इसकी गलती नहीं थी। आपके पास बड़ी गलती थी चार्ली में जहां सम हाउ लिखा हुआ है। तो सम हाउ आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब है, उसकी पंक्चुएशन जरा याद कीजिए। जब आप क्लॉज से क्लॉज को मिला रहे होंगे तो आप उसमें सेमी कॉलन प्लस कॉमा के साथ जाएंगे, यानी सम हाउ से पहले सेमी कॉलन होना चाहिए और आगे कॉमा होना चाहिए। लेकिन बेटे इस सेंटेंस में जरा गौर से देखें, आपका जो सम हाउ है ये दो क्लॉजेज को नहीं जोड़ रहा। आई फेल्ट रादर हर्ट अबाउट इट एट फर्स्ट, क्लॉज 1 खत्म हो गई। इट सीम्ड, आपके पास तो अगली क्लॉज का भी सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, तो इसका मतलब है अब आपने समहाउ कहीं क्लॉज के अंदर जाकर के यूज किया हुआ है। तो जब आप समहाउ क्लॉज के इनसाइड यूज कर रहे हैं जहां समहाउ पिछले वाली क्लॉज को और अगले वाली क्लॉज को नहीं मिला रहा, तो बच्चों आप इसको सेपरेट करेंगे दोनों तरफ के कॉमास से, यानी आप समहाउ से पहले भी कॉमा लगाएंगे, आप समहाउ के बाद भी कॉमा लगाएंगे। हाँ सुनिए जरा बात गौर से सुने, अगर इस समहाउ को हम उठाएं
हम एट फर्स्ट के बाद लिख दें तो बेटे इस सूरत में हम समहाउ से पहले सेमीकोलन लगाएंगे, समहाउ के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स एंड टू एज्यूम। अब देखिए आपने पीछे क्या कहा, मोर विलिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि बेटे मोर और लेस ये आपके पास कंपैरेटिव डिग्री का साइन है। मोर और लेस के बाद आपको कहीं ना कहीं देन देना है। अब देखिए मोर विलिंग टू लुक फॉर, अब टू लुक फॉर को आप जोड़ना चाह रहे हैं टू एज्यूम के साथ और आपने वर्ड लगा रखा है एंड। तो बेटे मोर की वजह से टू लुक फॉर और टू एज्यूम को लिंक करने के लिए आप एंड यूज नहीं कर सकते क्योंकि पीछे आपके पास वर्ड मोर विलिंग आया हुआ है। तो चार्ली में बेटे एंड की जगह पर हमने देन लगाना था, मोर की वजह से हमने देन यूज करना था। फिर जी क्वेश्चन नंबर हम 10 में जाते हैं। हम कहते हैं इनफैक्ट शी नॉक्ड माई ग्लासेस। पहले तो आपको बीटा में बता दूं बेटे ग्लासेस पेयर नाउन्स जितने होते हैं वो प्लूरल शेप में होते हैं, जैसे पेंट्स है, जैसे गूगल्स है, जैसे ग्लासेस हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स हैं, जैसे जीन्स हैं, जैसे शूज हैं, ये वर्ड्स। एंड दे फेल ऑल्दो अनब्रोकन। आपको अगर याद हो तो बेटे कंट्रास्ट कंजंक्शन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था दो और ऑल्दो का, और मैंने वहां क्लियर बताया था कि ऑल्दो जब भी आएगा वो अपनी क्लॉज से पहले आएगा। ऑल्दो कभी भी किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के फौरी बाद नहीं लग सकता, और ऐसे ही ऑल्दो के बाद जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का मतलब बेटा ये होता है कि थर्ड फॉर्म लगी हो अगर फौरी तौर पर बाद में, या आईएनजी फॉर्म लगी हुई हो, यानी ऑल्दो गोइंग, ऑल्दो अनब्रोकन, ऑल्दो अनडिसाइडेड, ऐसे वर्ड्स हो तो बेटे जब आपके पास थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लगी हो तो उससे फौरी पहले आप ऑल्दो यूज नहीं कर सकते। उससे पहले अगर आपको वर्ड यूज करना तो आप दो यूज कर सकते। फिर से सुनिए, ऑल्दो के बाद आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाते हैं। अगर आपने किसी आईएनजी स्ट्रक्चर से पहले लगाना है या किसी ईडी स्ट्रक्चर से पहले लगाना है तो आप दो लगाएंगे, ऑल्दो नहीं लगाएंगे। मेरा लेक्चर प्लीज दोबारा देख लीजिए, आप समझ लेंगे कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के कॉम्बिनेशन में आप कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन कंजंक्शंस में ऑल्दो और दो का फर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टोफर मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर है क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आपने ए लगा दिया है, वेरी इंटरेस्टिंग आपके यहाँ पर उसके क्वालिफायर्स आ गए, स्ट्रक्चर बीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेड आप देखते हैं कि यहाँ पर गलती कर रहा है। क्या गलती हो रही है बेटे, एक्सपीरियंस के साथ कोलोकेशन में हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस के साथ हैविंग द एक्सपीरियंस आता है, यानी जो चीज आप फील कर रहे हैं उसके साथ आप हैव लगाते, मेक नहीं लगाते। जैसे आप कहते आई हैव अ हेडेक, यू आर एक्सपीरियंस अ हेडेक। आई हैव आप कह सकते हैं बैड मतलब रेस्पिरेशन कह सकते हैं। ऐसे आई हैव, आप रिलेशंस के साथ भी आई हैव ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स यूं लगा सकते हैं। तो बड़े एक्सपीरियंस के साथ आपने हैव लगाना था, कोलोकेशन में आपने मेड लगाया हुआ है, सेंटेंस गलत हो गया। सहारा डेजर्ट बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह यह है कि सहारा का एस देखें कैपिटल है, डेजर्ट का डी कैपिटल है। तो जब आप किसी भी प्रॉपर नाउन को लिखते हैं बच्चों तो आप कैपिटल लेटर्स के साथ लिखते हैं, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। वो कहता है वी मस्ट मेंटेन अ सिस्टम ऑफ लॉ एंड सपोर्ट द पुलिस फोर्स इफ वी डोंट। अब जरा स्ट्रक्चर देखिए, आपके पास कंडीशनल, जब आपके पास इफ आया आपके कान खड़े हो गए। आपने देखा कि आपके पास इफ कंडीशनल में आपने डू नॉट लगाया हुआ है, तो डू नॉट को ड्रॉप कीजिए, डू आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसका मतलब है बच्चों आप फर्स्ट कंडीशनल की तरफ जा रहे हैं और ये आपके पास कोई यूनिवर्सल फैक्ट भी नहीं है। सो इफ वी डोंट द क्रिमिनल्स वुड सून बी, नहीं बल्कि वुड को हमें बदलना होगा कंडीशनल वन के विल के साथ। तो हमें कहना होगा इफ वी डोंट द क्रिमिनल्स विल सून बी इन चार्ज। ले बच्चों 13 पे चलते हैं जहां हमने अब पिक करने हैं जी। 4 सेंटेंसेस हैं, उनमें से एक सेंटेंस हमारे पास ठीक है। लीजिए आपके पास अल्फा हाईलाइटेड है। अब जरा बीटा की गलती देखते हैं। पहले जरा देखिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। दे डिडंट थिंक ही हैड बीन टू विजिट हिज बर्थ प्लेस। ही हैड बीन टू विजिट हिज बर्थ प्लेस का बड़े तर्जमा होगा कि उनका ख्याल नहीं है कि वो कभी अपनी उस जगह को जहां उसके माँ बाप रहते थे आया गया था।
अब देखना ये कि उनकी ऐसी सोच क्यों बनी कि ही हैड बीन, दे डिडंट थिंक, मतलब निगेट कर रहे हैं कि उनका ख्याल है वो कभी बर्थ प्लेस नहीं आया। इसकी हमने रीजन देखनी है बच्चों आगे कि क्यों नहीं आया। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ रीजन में जाइए, आपके पास बेटे सिंस भी कंजंक्शन ऑफ रीजन है, बेटे आपके पास फॉर भी कंजंक्शन ऑफ रीजन है, आपके पास सो भी कंजंक्शन ऑफ रीजन है। जरा 2 मिनट के लिए आप इसको यूं समझें कि चार्ली बच्चों हम ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि ऑल्दो जो है वो कंट्रास्ट ऑफर करता है, तो हमें यहाँ रीजन चाहिए, हमने कंट्रास्ट वाला वर्ड ड्रॉप कर दिया। अब हमने अल्फा बीटा चार्ली में से पिक करना है। पहली बात, फॉर आप जानते हैं फैन बॉयज में से है, अगर फॉर ने इस रीजन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाना था तो उसके लिए बेटे फॉर से पहले हमें कॉमा चाहिए था, अगर आपको याद हो। तो आप यहाँ पंक्चुएशन की मिस्टेक करके बैठे हुए, फॉर से पहले कॉमा नहीं लगा हुआ, लिहाजा ये सेंटेंस आपके लिए प्रिफरेबल नहीं है, कॉमा होना चाहिए था। 2 लॉन्गर क्लॉजेस को जब फैन बॉयज जोड़ेगा तो उसके लिए कॉमा मस्ट है। ऐसी बच्चों आपने सो में भी गलती की हुई है, वहां भी हमने इसको ड्रॉप किया, लिहाजा हमने पिक किया सिंस को क्योंकि वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन था। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले वाली मेन क्लॉज अगर हो तो हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर एंड सो फैन बॉयज में कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, बेटे हमें यहाँ कॉमा लगाने की जरूरत थी जो हमने नहीं लगाया। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, आपके पास जी सेंटेंस आ रहा है, ट्रेडिशनली द अपर क्लासेस वर वेल्दी एंड पावरफुल, द लोअर और वर्किंग क्लासेस वर पुअर। अगर हम पास्ट में देखें तो हम ना 2 तबकात देख रहे हैं, उनमें एक अमीर है दूसरा गरीब है, तो डेफिनेट क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ किसका आ रहा है बच्चों, कंट्रास्ट का आ रहा है। अब जरा आप आइए, अल्फा एंड एडिशन का है, हम तो कंट्रास्ट की बात करने जा रहे हैं कि जी माजी के जमाने में लोग अपर क्लासेस अमीर थे जबकि गरीब जो लोअर क्लासेस थी वो गरीब थे, तो हमने कंट्रास्ट ऑफर करना है, सो हमने एंड ड्रॉप किया। बीटा में बेटे बिकॉज आया हुआ है, बिकॉज तो रीजन कंजंक्शन है, हम तो यहाँ रीजन दे नहीं रहे, रीजन तो है नहीं, हम तो कंट्रास्ट ऑफर करें, लिहाजा हमने उसको भी ड्रॉप कर दिया। लें बच्चों, अब हम चल दिए चार्ली और डेल्टा में से पिक करने। अब हम देखने ये जा रहे हैं कि येट भी तो कंट्रास्ट ऑफर करता है, सच्ची बात है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास येट से पहले कोई ऐसा इंटेंसिफायर नहीं है जो यहाँ हमें येट के यूज को मजबूर करे, क्योंकि हम कहते हैं येट शार्प कंट्रास्ट देता है, तो हम यहाँ शार्प कंट्रास्ट से बात ही नहीं कर रहे, एक बड़े लोअर सी टोन में बात हो रही है कि अपर क्लास अमीर थे और लोअर क्लास गरीब थे। तो बेटे आपके पास वाइल आया, अब खुदा के लिए जाओ, वाइल कंजंक्शन को देखो, वाइल कंजंक्शन सबऑर्डिनेट में भी लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट में भी लिखा हुआ है, और जब वाइल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट में होता है इसका मीनिंग जब के होता है, नोट कर लो। जब ये वाइल कंट्रास्ट का कंजंक्शन बनता है इसका मीनिंग जब के होता है, और जब ये टाइम का कंजंक्शन होता है तो इसका मीनिंग जब होता है। यहां से भी आपको समझना आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए, तो बेटे इसमें आपके पास चार्ली ठीक है, गलती कहाँ हुई, आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन, इनसाइड इट वुड बी बर्न्ड अप। अगर आप जरा गौर से देखें तो बेटे आपके पास 2 क्लॉजेज हैं, आउटसाइड से स्टार्ट होने वाली क्लॉज 1, इनसाइड से स्टार्ट होने वाली क्लॉज 2। तो बच्चों आपने गौर से देखा आपके पास 2 क्लॉजेज हैं, दोनों क्लॉजेज को लिंक करने के लिए कोई आपके पास फैन बॉयज नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। अब आपने पंक्चुएशन के सहारे 2 क्लॉजेज जोड़नी है। तो बेटे आप बड़े अच्छे से समझते हैं, जब आप सिर्फ पंक्चुएशन के सहारे से 2 क्लॉजेज को जोड़ने की कोशिश करें तो आपके पास ऑप्शन 2 में से एक होता है। एक तो ये कि दरमियान में फुल स्टॉप लगा दें, तो जब आपने बेटे दरमियान में फुल स्टॉप लगा दिया दोनों के, यानी इन साइड से पहले फुल स्टॉप लगा दें, तो उसके लिए फिर जरूरी हो गया कि इन साइड का आई कैपिटल हो। और मजे की बात है ये दोनों क्लॉजेस फिर लिंक्ड नहीं कहलाएंगी, ये दोनों क्लॉजेस अलग अलग कहलाएंगी, अलग से सेंटेंस बन जाएंगी। हमें इनको लिंक करना है तो हमें पंक्चुएशन का कोई और यूज करना है। तो बेटे अल्फा में हमने कॉमा लगा रखा है, कॉमा 2 कोऑर्डिनेट, दोनों क्लॉजेस को सिर्फ कॉमा से जोड़ा नहीं जा सकता, ये भी रन ऑन कहलाएगा। आप 2 क्लॉजेस को कॉमा से जोड़ नहीं सकते, 2 ऐसी क्लॉजेस जिनसे पहले कोई सबऑर्डिनेट
कोई कोऑर्डिनेट यानी फैन बॉयज या सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस में से कोई ना लगा हो, बच्चों आप उनको कॉमा से नहीं जोड़ सकते, अल्फा गलत है। बीटा में जाइए बच्चों, आपने सेमीकोलन लगाया था और आपको याद हो जब मैं पंक्चुएशन विद फैन बॉयज बता रहा था तो उसको प्लीज वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप लोग। ये तो आपकी लक है कि सारी वीडियो सारे लेक्चर्स आप खुद से दोबारा देख सकते हैं और इसको खुदा के लिए नेमत समझें। हमारे ढेर सारे बच्चे इसको अजाब समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े बड़े सिस्टम से, फखरिया कह रहा हूँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े सिस्टम से ज़्यादा अच्छा काम करके आपको दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आपके पास बेटे सेमी कॉलन लगा हुआ है, तो मैंने बताया था सेमी कॉलन के बाद नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर आपके पास स्मॉल होगा। मैंने वहां बाकायदा स्टेटमेंट लिखी थी, अगर आपने अपने नोट्स लेक्चर नोट्स बनाए तो उसको गौर से देखें, आपके पास स्टेटमेंट मिल जाएगी कि आफ्टर सेमी कॉलन द वेरी नेक्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड इज स्मॉल। तो आपके पास बीटा बेटे ड्रॉप हुआ। डेल्टा में आपने दोबारा वही गलती की हुई है, बल्कि डेल्टा में आपने दो गलतियां और भी की हैं कि दीज के बाद आपने बेल्ट लगाया है। दीज आपका प्लूरल क्वांटिफायर है, इसके बाद आपको बेल्ट लगाना चाहिए था, आपने बेल्ट लगाया, गलत हो गया। और बेटे आगे आपने कॉमा के साथ इनसाइड जोड़ा, ये गलत हो गया। और एंड पर आपने बी बर्न आप लिखा है। जब बेटे आप कैन, कुड, वेल, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, इनके बाद आप जब बी का वर्ड ऐड कर लेते हैं तो आमतौर पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से आते हैं। जी आपके पास क्वेश्चन नंबर है 16। द जायगेंटिक चाइनीज सोशल experiment does not only concern Asia, however, but the West too. ये सेंटेंस बच्चों प्योरली मैंने पंक्चुएशन बेस्ड किया था और आपको ये बताने की कोशिश की थी कि प्यारे बच्चों आपको पंक्चुएशन में क्लेवर होना है, क्योंकि आपका सेंटेंस पंक्चुएशन बेस्ड मिस्टेक्स भी लिए हो सकता है। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में पंक्चुएशन को देखना ही छोड़ दें और आप शहजादे बन के कहें लो जी हमें तो जरूरत नहीं हो, सेंटेंस में वही पंक्चुएशन की मिस्टेक आई हुई हो। प्लीज जरा सेंटेंस को गौर से देखिए। अल्फा आपके पास ठीक है, बीटा में आपने चाइनीज का सी स्मॉल डाला हुआ है, जबकि जब हम नेशंस की बात करते हैं तो उनका पहला लेटर कैपिटल लिखना होता है। फिर बेटे चार्ली में जाएं तो आपके पास एशिया लिखा है, तो बेटे एशिया या एशिया आपके पास कॉन्टिनेंट है जिसके कॉन्टिनेंट्स का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था, आपने चार्ली में स्मॉल लिखा है। और बच्चों एंड पर जाइए, डेल्टा में आपने फिर पंक्चुएशन की मिस्टेक की हुई है। हाउ एवर सब ऑर्डिनेट सॉरी हाउ एवर कंजंक्टिव एडवर्ब है, इट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय कॉमास। तो आपने इससे पहले कॉमा ड्रॉप किया हुआ है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। इसमें बच्चों आपके पास बीटा ठीक है, चार्ली क्यों गलत है, जरा सेंटेंस को देखिए। व्हाट वुड हैपन टू कार मैन्युफैक्चरर्स इफ। अब आपके पास इफ आ गया जी, आपने देखा ये कंडीशनल है। इफ की क्लॉज बेटे कंडीशन होगी और उससे पहले वाली क्लॉज आपके पास रिजल्ट हो जाएगी। फर्क इतना हुआ एग्जामिनर ने आपको ट्रैप यूं किया कि उसने जो रिजल्ट क्लॉज बाद में लिखनी थी वो पहले लिख दी और उसने जो कंडीशन क्लॉज पहले लिखनी थी उसको बाद में लिख दिया। आप प्लीज जरा कंडीशन क्लॉज को देखिए, वो कहता है इफ वी ऑल राइड। और आप जरा सेंटेंस में देखिए, इफ वी ऑल राइड बाय साइकिल्स। तो बेटे राइड आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इफ क्लॉज में अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो बच्चों क्या होना चाहिए, या तो फिर वो वुड गलत है जो शुरू में लगा हुआ है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हमारे पास व्हाट वुड हैपन की बजाय व्हाट विल हैपन होना चाहिए था, तो अल्फा गलत हुआ। अब बीटा में जाएं तो व्हाट वुड हैपन टू कार मैन्युफैक्चरर्स इफ वी ऑल रोड। अब सेकंड फॉर्म है तो वुड हैपन, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये कंडीशनल टू के सारे लवाजमात पूरे हुए, तो बीटा आपके पास ठीक है। बेटे चार्ली में आपने लिखा हुआ वुड हैपन्ड। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, डू, डज, did, can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to। इनके बाद जब भी कभी आपको वर्ब लगाना हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ये आप प्लीज इसको दोबारा प्ले करके इसके लिए एक लिस्टिंग कर लें जी। क्वेश्चन डेल्टा में जाके देखें तो आगे लिखा हुआ है जी वुड राइड, तो यहाँ पे आपने फ्यूचर, डबल फ्यूचर इन टू क्लॉजेज लगाया है। आप जानते हैं दोनों क्लॉजेज में यूज ऑफ फ्यूचर टेंसेज इज रॉन्ग, तो आपने व्हाट वुड हैपन लगाया, आगे इफ वी ऑल वुड राइड लगाया, सेंटेंस गलत हो गया। सेंटेंस नंबर 18 में चलते हैं बच्चों। तो ईच ऑफ आवर चिल्ड्रन विशेज, अब आपको याद होगा मैंने सब्जंक्टिव्स में एज इफ, वुड दैट और एज दो और विश का वर्ड लिखवाया था। वो विश हो या विशेज हो, जब ये विश का वर्ड आ जाए तो बच्चों इसके बाद आप सब्जेक्ट को देखिए तो आपके पास सब्जंक्टिव लगना चाहिए। सब्जंक्टिव की निशानियां क्या थी बच्चों, आपको याद होनी चाहिए। या आप वर लगाएंगे
या आप हर हाल में सब्जेक्ट जो मर्जी रहे, या आप वर लगाएंगे या आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, या हैड बीन या हैड के साथ थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस अल्फा में देखिए, ईच ऑफ आवर चिल्ड्रन विशेज ही डज नॉट इग्नोर। तो यहाँ बेटे ही डज को हमने गलत कर दिया, क्योंकि विश की वजह से यहाँ पर हमें डज की बजाय डिड चाहिए था, जो कि नहीं है। बीटा बच्चों आपके पास ठीक है। और चार्ली में क्या किया आपने, ईच ऑफ आवर चिल्ड्रन विशेज ही डिडंट इग्नोर द एडवाइस दैट शी। अब यहाँ पे वो एडवाइस भी तो हमारे पास जब डिडंट इग्नोर पास्ट की तरफ जा रही, तो बेटे दैट शी गिव्स की बजाय हमें दैट शी गेव लगाना चाहिए था। और बच्चों डेल्टा में हम दोबारा वही मिस्टेक की हुई। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो आपके ढेर सारे क्वेश्चन मुझे आए इस हवाले से। एक तो आप इसके लिए लेक्चर नोट अपना बनाइए, लाजमी बनाइए, शायद ये कॉम्बिनेशन में मिस हो गया था। इसको लिखिए, नंबर 1 पर्सन प्लस इज आर एम, या इसके नीचे लाइन लगा के लिखिए वॉज वर। फिर बोल रहा हूं, आपके पास फर्स्ट में पर्सन हो, उसके आगे इज आर एम वॉज वर हो, तो उसके बाद आप जब भी वर्ब लगाएंगे आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। नंबर 2 आपके पास पर्सन हो, उसके बाद आपने वर्ड गेट लगा रखा हो, उसके बाद भी आप जब यूज्ड टू लगाएंगे उसके बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो यहां पे देखें बच्चे, आपके पास आए पर्सन है, वॉज वो आपके इंडिकेटर आ गए, यूज टू आ गया। अब इस यूज टू के बाद आपने स्विमिंग लगाना था। अब जरा बात सुनिएगा गौर से, आपने अल्फा तो गलत कर दिया कि आपने कहना था आई वॉज यूज टू। जब आपने आई वॉज कह लिया, अब यूज्ड टू के बाद आपको स्विमिंग लगाना था, जो कि अल्फा में गलती हुई। चार्ली में बेटे आपके पास गलती जो हुई है वो ये है, आप जरा देखिए जी, आप कहते हैं बट नाउ, कंट्रास्ट है। आप पहले पास्ट की बात कर रहे थे, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो बट की वजह से आपका वो पास्ट प्रेजेंट का इशू खत्म हुआ। तो अब आप जब नाउ के साथ लगा रहे हैं तो बेटे आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस कहना गलत है, वरना आपका वर्ड नाउ गलत हो जाएगा। तो इसलिए जी आपके पास कम अज कम नाउ गलत है या आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस गलत है। तो चार्ली में यह मिस्टेक हुई। अब आप डेल्टा में आ जाइए, व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू स्विमिंग। ये कोई इसमें जरूरी नहीं कि आप वॉज ही लगाएं। जब आप पर्सन के बाद बच्चों वॉज वर इज आर एम या गेट वर्ड नहीं लगा रहे, तो आए पर्सन के बाद आप डायरेक्ट यूज्ड टू लिख रहे हैं, तो उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए। आपको कहना चाहिए आई यूज्ड टू स्विम। तो यहाँ पे बच्चों आपने ये मिस्टेक की हुई थी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लेक्चर नोट्स बना लें, इसको रिप्ले करके दोबारा अपने लेक्चर नोट्स बना लें। ये इंतहाई पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करके नहीं। फिर जी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इट इज एन एक्सेप्टेड कस्टम फॉर अ मैन टू ओपन द डोर व्हेन ही अकम्पनीज अ वुमन। जरा सेंटेंस को गौर से देखिए बेटे, ये व्हेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ एक फैक्ट बता रहा है कि ये कस्टम है, यानी हैबिचुअल है, यानी रूटीन है। इट मीन्स एक रूटीन वाइज एक्टिविटी है। जब हमारे पास रूटीन्स हों, जब हमारे पास कस्टम्स हों, हैबिट्स हों, जब हमारे पास कुछ राइट्स हों, रसूम रिवाज की बात चल रही हो, तो बच्चों हम आमतौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बात करते हैं। तो बच्चों ये हुआ कि जब आपने कहा इट इज एन एक्सेप्टेड कस्टम, पहली बात है आपने एन क्यों लगाया है? एक्सेप्टेड की वजह से। बेटे कस्टम के साथ ए कस्टम लगाना था, आर्टिकल जरूरी था, तो आपने एन लगा रखा है, वो सही है। फिर मैन और ए मैन का फर्क समझें। जब आप मैन कहते हैं तो उसका मतलब इन जनरल इंसानियत मुराद होती है। जैसे आप कहते हैं मैन इज मॉर्टल, इसका मतलब है इंसान, इंसान। जब आप कहते हैं ए मैन तो उसका मतलब होता है एक आदमी, एक शख्स, एक मर्द। तो बेटे जब आप मैन कहते हैं इसका मतलब मर्द नहीं होता है, इसका मतलब इंसान होता है, उसमें वोमन भी शामिल हो सकती है। लेकिन जब आप कहते हैं ए मैन या जब आप कहते हैं ए वोमन, तो इसका माना ए मैन का मतलब एक मर्द और ए वोमन का मतलब एक औरत है। तो यहाँ पे दोनों के साथ आर्टिकल होना जरूरी है, इसलिए आपका बेटे अल्फा ठीक है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी रखा हुआ है, कंपनीज एंड पे लगाया है, और आपने ए मैन एंड ए वोमन कहा हुआ है। बीटा में अगर आप जाएं तो आपने अकम्पनीड लगाया हुआ है। तो बेटे जब आपका सेंटेंस फैक्चुअल है, रूटीन है, हैबिट शो कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ जाएं। प्रेजेंट आपके पास शुरू में आ रहा है, तो प्रेजेंट इज प्रीफर टू पास्ट, प्रेजेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंट, तो आपने अकम्पनीज कहना था।
बेटे फिर चार्ली में आप जाएं तो आपने फॉर मैन लिखा हुआ है। मैं अभी अर्ज कर रहा था ए मैन का माना एक मर्द और मैन का माना इंसान, जिसमें औरत भी शामिल होगी, तो आपका चार्ली गलत हुआ। और बेटे डेल्टा में आपने कहा है इट इज एक्सेप्टेड कस्टम, तो कस्टम की वजह से जो आर्टिकल एक्सेप्टेड से पहले लगना था वो बच्चों आपने मिस किया हुआ है। सेंटेंस नंबर 21 पे जाइए। हार्डली हैड ही रीच्ड। अब मैं ये आपको बार बार बता चुका हूँ, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, ये वो वर्ड्स हैं जो नेगेटिव एक्सप्रेशन है। इनके बाद पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों आपकी ये बनती है कि आपने इनके बाद इन्वर्जन करनी। जब आपके नेगेटिव एक्सप्रेशन से इन्वर्जन होती है तो बच्चों हेल्पिंग वो पहले आएगा और आपका मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाएगा। तो अल्फा में हार्डली हैड ही रीच्ड ठीक था, लेकिन जब आप अगली क्लॉज ए ट्रक केम फ्रॉम बिहाइंड लाइक अ गस्ट ऑफ विंड, जब आप अगली क्लॉज इसको डिस्कस करते हैं तो उससे पहले आपने देन लगा रखा है, जबकि आपको बच्चों यहाँ पे व्हेन चाहिए, क्योंकि हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली के बाद हम कॉम्बिनेशन में व्हेन यूज करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ लगाया बीटा ऑप्शन ठीक। अब जरा गौर से देखिए आप लोग, जब आप चार्ली में जाते हैं तो गलती क्या किया आपने, हार्डली ही हैड रीच्ड। देखिए हार्डली के फौरी बाद आपने सब्जेक्ट लगाया, बेटे आपका सेंटेंस एक नेगेटिव एक्सप्रेशन से शुरू हुआ और आगे आपने सब्जेक्ट लगा दिया, तो आपने इन्वर्जन नहीं की, इन्वर्जन जरूरी हो गई थी, आपका सेंटेंस गलत हो गया। डेल्टा में जब आप जाते हैं तो आपने बड़े गलती क्या की हुई, जरा गौर से देखें। हार्डली हैड ही रीच्ड, सेंटेंस तो आपका ठीक चल रहा है, लेकिन जब आप कहते हैं ए ट्रक हैड कम, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन हो रही थी कि आप दोनों क्लॉजेज में इन अ सीक्वेंस पास्ट परफेक्ट टेंसेस नहीं लगा सकते। तो आप फर्स्ट क्लॉज में भी हैड रीच्ड कहे हैं, आगे आप हैड कम नहीं कह सकते, तो आगे वाली क्लॉज आपकी गलत होगी, इस वजह से सेंटेंस गलत हो गया। 22 में जाइए। ब्रैड कैन नेवर रिमेंबर टेलीफोन मैसेजेस। पहली बात देखिए नेवर रिमेंबर, और आगे वाला देखिए एंड को फिलहाल ड्रॉप कीजिए, दफा कीजिए, आप लिखिए ही हैज मेमोराइज्ड। पहले कहता है नेवर रिमेंबर, आगे आप कहते हैं मेमोराइज, इसका मतलब ये उसको पहले याद नहीं रहता, पहले वाली चीज और अगली वाली चीज याद रहती है। इट ऑफर्स अस कंट्रास्ट। शाबाश बच्चों, जब ये कंट्रास्ट ऑफर कर रहा है तो बच्चों हमने अल्फा में एंड से सेंटेंस जोड़ने की कोशिश की, कॉमा प्लस एंड से, ये हमारा सेंटेंस हो गया गलत, क्योंकि एंड तो एडिशन देता है। बेटे हमने बीटा में बट लगाया, कंट्रास्ट ऑफर किया, बिल्कुल ठीक हो गया। हमने बेटे चार्ली में और हमने चॉइस लगाई, भाई हमें बट चाहिए, हमें कंट्रास्ट चाहिए कि उसको वो याद नहीं रहता और ये बेईमान ये याद रखता है, तो इसलिए बेटे और तो चॉइस पेश करता है, तो यहाँ चॉइस का कोई ऑप्शन नहीं बनता, तो इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हुआ। और बेटे डेल्टा में जब हम जाते हैं तो हमने कॉज एंड इफेक्ट डालने की कोशिश की है बच्चों, यहाँ से हमारा ये सेंटेंस भी गलत। सेंटेंस नंबर हम जाते हैं जी 23 में, बिकॉज ऑफ डॉक्टर रॉबिन्सन्स। अब आप फिर से आपने अपना वो खोल लीजिए जी जो आपके लेक्चर नोट्स थे, तो बच्चों उसमें आपने गौर से देख रहे हैं कि कंट्रास्ट के रीजन में जब आप जाते हैं तो वहां आपके पास कंजंक्शन लिखा पड़ा हुआ है और प्रेपोजिशन लिखी पड़ी है। तो बेटे उसमें बिकॉज ऑफ देखें प्रेपोजिशन है और आपको बताया गया कि प्रेपोजिशन के बाद आपने नाउन और नाउन फ्रेज लगाना है, जबकि बिकॉज आपके पास कंजंक्शन है, उसके बाद आपने पूरी क्लॉज लगानी। अब अल्फा आपके पास ठीक है क्योंकि उसमें आपके पास बिकॉज ऑफ है, ये प्रेपोजिशन है। आगे डॉक्टर रॉबिन्सन्स एक्सीलेंट रिसर्च ऑन वोल्व्स, ये आपके पास पूरा नाउन फ्रेज है जिसमें कोई वर्ब नहीं आया, तो बेटे ये आपके पास नाउन फ्रेज है। उस नाउन फ्रेज की वजह से आपने बिकॉज ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन पिक की है। अब बीटा में बच्चों आप लोगों ने चूंकि बिकॉज ऑफ डॉक्टर रॉबिन्सन्स एक्सीलेंट रिसर्च ऑन वोल्व्स आपने सिर्फ एक नाउन फ्रेज लिखा हुआ है, तो बिकॉज कंजंक्शन यहाँ बच्चों गलत हो गया, इस वजह से बेटे हमने इसको ड्रॉप किया है। और चार्ली में जब आप जाएं तो आपके पास लिखा है वी नो, इसका मतलब है ये आपका नॉलेज है, और बच्चों नॉलेज आपका अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल चीज के लिए आप क्वांटिफायर जो है वो मैनी नहीं बेटे मच यूज करते हैं, तो आप मच नॉलेज कहते होते हैं, मैनी नॉलेज नहीं कहते। सो वी नो मैनी मोर, यहाँ पे बच्चे गलत हो गया। डेल्टा में जाइए, आपके पास एक नाउन दिया पड़ा है, इसको टर्म दे रहा हूँ, प्लीज इसको नोट्स बना लें, आपके आगे जाके काम आएंगे। टर्म दे रहा हूं कि ये बेटे कहलाते हैं आपके न्यूट्रल नाउन्स। कुछ नाउन्स आप कैसे हैं जिनको मैं आमतौर पे मेरे पुराने बच्चे जानते हैं, जिनको मैं कहा करता हूँ तिया वर्गे पुत्र ने, ये ना सिंगुलर हैं, ये ना प्लूरल हैं, इनका सिंगुलर और प्लूरल यूज आपके यूज पर डिपेंड करता है, लेकिन शेप में ये ऑलवेज प्लूरल हैं, जिनमें सीरीज है, जिनमें इनिंग्स है, जिनमें स्पीशीज है, जिनमें हेडक्वार्टर्स है, जिनमें क्रॉस रोड्स है। इनको दोबारा रिप्ले करके सुने और सुन के इनके नोट्स बनाएं। ये बेटे आपके पास न्यूट्रल नाउन्स हैं, इनके बाद वर्ब सिंगुलर भी होगा, इनके बाद वर्ब प्लूरल भी होगा। अगर मैं कहूं ए स्पीशीज, आगे मैं इज कहूंगा,
अगर मैं कहूँ मैनी स्पीशीज, आगे मैं आर कहूँगा, तो आपने इसके पहले वाले वर्ड को देख करके आगे वर्ब लगाना है। सेंटेंस नंबर 24 में चलते हैं। तो बेटे अल्फा आपके पास ठीक है, क्यों ठीक है, किस वजह से, आप जरा सेंटेंस में देखिए, आपके पास लिखा हुआ है हैंड राइटिंग वॉज सो फेंट। पहले तो आप जरा सेंटेंस को देखने की आदत प्लीज डालें अपने आप को, कि जहां सेंटेंस आपका डिफरेंट हो रहा है सिर्फ वो जगह देखा करें अल्लाह के लिए। मुझे ढेर सारे बच्चों ने मैसेज किए, सर पिक नहीं होते, हमें कानून रूल सारे याद होते हैं। आपकी हालत बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान की मुकर्रना में कानून पास होता है जिसकी आगे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। उसकी वजह यह कि हमने कानून कभी देखना ही नहीं उस तरह से जैसे देखने की जरूरत होती है। तो बेटे हमने सेंटेंस की इन 4 ऑप्शंस में वर्टिकल पढ़ना है प्यारे बच्चों। हमने वो जगह देखनी जहां से सेंटेंस डिफरेंट हो रहा है। तो हमारा सेंटेंस अल्फा में था सो फेंट, बीटा में हुआ सच फेंट, इसका मतलब ये है, और आगे फेंट के बाद दैट था, दैट चल रहा था, फिर आगे फेंट के बाद एज आ गया डेल्टा में, तो इसका मतलब हमारी ये वाली जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम करी। पहले इसको देखेंगे। तो बेटे आपके पास आया सो और आगे आया फेंट। आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि सो फेंट जब बेटे आप कहते हैं तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है सो के बाद आप एडवर्ब और एडजेक्टिव लगा सकते हैं। बीटा में सच लिखा हुआ है तो बच्चों मैंने वहां मेंशन किया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन जनरल में जाके देखें कि जब आप सो लगाते हैं तो आप एडवर्ब और एडजेक्टिव लगाते हैं, जब आप सच लगाते हैं उसके बाद आप नाउन लगाते हैं। तो बेटे सच फेंट लगाना यहाँ गलत हो जाएगा, आपने सो फेंट लगाना था, सच के बाद नाउन चाहिए था जबकि यहाँ फेंट एडजेक्टिव है, ये गलत हो गया। चार्ली में जाइए तो आपने कुड हार्ड लिखा हुआ है, हार्ड का माना, हार्ड यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा जिसका माना होता है विद ग्रेट स्ट्रगल, विद ग्रेट एफर्ट, जबकि आप यहाँ कहना चाहते हैं कि वो पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि इतना मध्यम लिखा होता है उस शहजादी की लिखाई। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव एक्सप्रेशन देने के लिए, सेंटेंस को नेगेटिविटी देने के लिए हार्डली लगाना था। हार्ड का मीनिंग तो बहुत ही विद ग्रेट एफर्ट हो जाता है। तो इसमें बेटे डेल्टा की तरफ चलते हैं तो हमने कहा सो फेंट एज। भाई हम सो फेंट एज, सो एज स्ट्रक्चर तब चुने जब हमारा पीछे वाला सेंटेंस नॉट में हो, जो कि हमने वहां मेंशन किया हुआ है। आप प्लीज उसमें फिर से देख लें कि जब आप सेंटेंस में नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो आप एज स्ट्रक्चर के बजाय सो एज लगाते हैं। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव तो फिर बेटे आपको एज फेंट एज कहना चाहिए, फिर आप सो नहीं कह सकते, तो यहाँ पे सो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं तो बेटे आपके पास अल्फा गलत है, सॉरी अल्फा ठीक है, बीटा में जाते हैं तो आपके पास लिखा हुआ है आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द क्लासिक्स प्रोवाइडेड। जरा आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को उठाएं, कंडीशनल्स को उठाएं। मैंने वहां प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, सपोज, सपोजिंग, इमेजिन के वर्ड्स आपको बताए कि ये कंडीशनल है। पहली बात तो बच्चों ये जब कंडीशनल है तो आपने इसको देखना है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन आपके पास प्रेजेंट लगा हुआ है, दे आर टॉट एफिशिएंटली, दे प्रेजेंट है, तो आपका प्रेजेंट के साथ कॉम्बिनेशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा सेंटेंस बीटा में जाएं, आप पहले कहते हैं क्लासिक्स, और आपने मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 11 में इसको पढ़ा हुआ है। क्लासिक्स से मुराद लेटिन और ग्रीक की बुक्स होती हैं, तो जब ये बुक्स हैं, क्लासिक्स है, प्लूरल है, तो आपके पास आगे प्रोनाउन इसका प्लूरल होना चाहिए। तो प्रोवाइडेड दैट के बाद इट गलत है और उसके साथ इज गलत है। फिर बच्चे आपने आगे चार्ली में लिखा हुआ दे आर टीच्ड, तो बच्चों आपको बताना ये चाहता हूँ, सिखाना ये चाहता हूँ कि टीच आपका इरेगुलर वर्ब है जिसकी अगली फॉर्म्स टॉट बनती हैं, तो टीच्ड गलत है। फिर डेल्टा में बच्चों आपने प्रोवाइडेड और इफ लिखा हुआ है, तो भाई यूज ऑफ डबल कंडीशनल इज रॉन्ग, मैंने सेंटेंस लिखवाया था, आप अच्छे से जानते हैं कि प्रोवाइडेड कंडीशनल है और आगे आपने इफ लगाया हुआ है बच्चों, वो भी कंडीशनल है, तो डबल कंडीशनल की वजह से आपका डेल्टा बच्चों गलत है। नंबर 26 में चलिए जी, अब आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। आई लाइक द फिल्म नॉर द नॉवेल इट इज बेस्ड ऑन। जब आपके पास आगे नॉर है तो आप कॉम्बिनेशन में खुद समझ गए कि आपको पहले बोथ, सो और ईदर में से क्या चाहिए, तो बेटे आपने इन तीनों को ड्रॉप किया, नीदर आपके पास आया, नीदर और नॉर का कॉम्बिनेशन हुआ, नीदर लाइक द फिल्म नॉर द नॉवेल, ये आपके पास सेंटेंस हो गया। सेंटेंस नंबर 27 में चलिए, आई मेट टॉम, आई वॉज वेटिंग फॉर द बस। अब जरा देखिए, आई वॉज वेटिंग फॉर द बस आपके पास है प्यारे बच्चों क्लॉज। अब यहाँ जो फॉर है ये तो वैसे आएगा नहीं बीटा में। ड्यूरिंग बेटे प्रेपोजिशन है, ड्यूरिंग इज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, तो बेटे ड्यूरिंग आप लगा नहीं सकते क्योंकि आगे आपके पास है क्लॉज।
तो बेटे यहाँ ड्यूरिंग ड्रॉप हुआ। फिर जी चार्ली दैन है, तो दैन बेटे आपके पास कंपैरिजन का कंजंक्शन है, आप किसी का कंपैरिजन कर ही नहीं रहे, आप तो ये बता रहे कि जिस वक्त मैं बस का इंतजार कर रहा था मैं टॉम से मिला, तो बेटे जब मैं इंतजार कर रहा था बस का, जब के मीनिंग में जब आता है तो आपके पास वाइल आ गया। आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी है, अगर मैं यहाँ पे कोई व्हेन भी लगा देता तो व्हेन आई वाज वेटिंग में से भी हम वाइल पिक करते, व्हेन ड्रॉप करते। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। ही फेल्ड द टेस्ट, ही हैड स्टडीड हार्ड। अब जरा इसके क्लू वर्ड्स को देखिए। ही फेल्ड द टेस्ट, नेगेटिव आइडिया, ही हैड स्टडीड हार्ड, पॉजिटिव आइडिया। नेगेटिव और पॉजिटिव आइडिया को मिलाने के लिए बेटे हमें चाहिए यहाँ पे कंट्रास्ट। तो बिकॉज चार्ली ड्रॉप हुआ, बीटा एज वेल एज ड्रॉप हुआ, हमारे पास कंट्रास्ट के दो वर्ड्स बचे, एक बचा इन स्पाइट ऑफ और एक बचा ऑल दो। अब हमने देखा इन स्पाइट ऑफ बच्चों हमारे पास प्रेपोजिशन है और ऑल दो हमारे पास कंजंक्शन है। तो बच्चों ही हैड स्टडीड हार्ड, ये प्रेपोजिशन तो यहाँ ले नहीं सकता क्योंकि पूरी क्लॉज है, तो इन स्पाइट ऑफ को ड्रॉप कर दिया और हमने ऑल दो कंजंक्शन को पिक किया जो कि कंट्रास्ट का है। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। अभी मैं आपको अनटिल और अनलेस का डिफरेंस थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ। ही हैड रेड द इंस्ट्रक्शन सेवरल टाइम्स, ही डिड नो व्हाट टू डू। तो जो जी जब तक उसने पढ़नी नहीं उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये हमने देखना है बेटे। तो हमने देखना ये है He did not know what to do। ये स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि पहले वाली बात भी नेगेटिविटी की तरफ जानी है, तो आफ्टर और वाइल यहाँ पे ड्रॉप हो गए। वाइल वैसे भी हैड रेड पास्ट परफेक्ट के साथ वाइल आप वैसे भी नहीं लगाते, आप आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी में लगाते, ये आइडिया ऑफ कॉम्पिलेशन है। तो वाइल आपका ड्रॉप हुआ बेटे। आफ्टर आप इसलिए नहीं लगा सकते कि इंस्ट्रक्शंस अगर उसने पढ़ ली हैं कई मरतबा तो अब उसको क्यों नहीं हुआ उससे, तो हमारे पास ये लॉजिकली सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखना है बेटे अनटिल और अनलेस में से। तो बच्चों अनटिल आपके पास टाइम कंजंक्शन है और अनलेस आपके पास कंडीशन है, तो कंडीशन के बाद रिजल्ट चाहिए होती है। तो बेटे यहाँ अनलेस अगर हम यहाँ इक्वल टू करें इफ नॉट के, तो अब सेंटेंस देखें तो आपका गलत हो जाएगा। जब आप कहते हैं इफ नॉट ही हैड रेड द इंस्ट्रक्शंस सेवरल टाइम्स, तो सेंटेंस देखिए इफ नॉट लगा के देखिए प्लीज, गलत हो जाएगा। हमने यहाँ अल्फा चुना और मैं थोड़ा सा टाइम में ओवर जा रहा हूँ, मुझे 45 मिनट मिले थे। तो 30th क्वेश्चन को देखिए। बाय द 21st सेंचुरी द कंप्यूटर। बेटे ये कहीं क्लू लिखिए अपने पास, कहीं नोट्स में, अपने पास कहीं डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि जब आपके पास प्रेपोजिशन बाय आए प्लस टाइम स्ट्रक्चर हो, बाय द नेक्स्ट वीक, बाय द नेक्स्ट सेंचुरी, बाय द कमिंग ईयर्स। जब बाय आपके पास प्रेपोजिशन के बाद टाइम स्ट्रक्चर आ जाए तो बच्चों हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेज यूज करते हैं। फिर से कह रहा हूं, जब बाय प्रेपोजिशन के बाद हमारे पास फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेज इस्तेमाल करते हैं। तो बाय द 21st सेंचुरी द कंप्यूटर विल हैव बिकम अ नेसेसिटी इन एवरी होम। इसलिए इज बिकमिंग नहीं हो सकता है जी, और बिकम्स वैसे भी नहीं होगा जी, और हैज बिकम आप जानते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस से निकल जाएगा। बच्चों ये मैंने 30 MCQs आपसे शेयर कर दिए। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी छोटी सी डिस्कशन आपको एज ए गिफ्ट ऑफर करूं, जो आपने प्रैक्टिस MCQs किए हुए उनके भी। वैसे मैक्सिमम आपने कर लिए थे, जिन बच्चों से नहीं हुए उनके लिए कुछ सर्टेन किस्म के क्वेश्चन जो हैं जो ट्रिकी थे वो आपसे शेयर करूंगा। इस डिस्कशन ये आपसे इंशाल्लाह उम्मीद है आज रात में अपलोडिंग पे लगा दूंगा और ये कल सुबह तक इंशाल्लाह आपके लिए अवेलेबल होगी। इसको आपने सुनना जरूर है, जहां जहां मैंने कहा है अपने अपने लेक्चर नोट्स लेने हैं, और इसके बाद जो आपको प्रॉब्लम हो आपने मेरे साथ शेयर करना है। जिन बच्चों से शेयर नहीं हुआ, जिनसे पिक नहीं हो पाई चीजें, इंशाल्लाह आई एम विद देम। थोड़ा सा आजकल काम है, इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, हम हर लम्हा आपके साथ हैं। और आखिर पर इस फख्र के साथ ये अपनी डिस्कशन क्लोज करूंगा कि मेरे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल्लाह पाक के लाख एहसान है, शुक्र है कि हम सिस्टमेटिकली स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग बेस्ट, इस होप के साथ कि आप लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं, इस होप के साथ कि आप लोग घर में बैठे अच्छे से पढ़ रहे हैं, इस होप के साथ कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। और आखिरी बात इस होप के साथ कि प्लीज़ हमारे टाइम का भी कुछ ख्याल रखें। इररिलेवेंट डिस्कशन जो इदारे के मुतालिक है वो रिजवान साहब से पूछें बेटे, हमसे सिर्फ अपना सब्जेक्ट पूछें, हमसे वो बेनिफिट लें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।